Chapters 73 The Mysterious Red Circle Marking, 74 Solving the Mystery with Knowledge and Discovering Killing Intent, 75 Resolution of the Demonic Way, 76 Do You Regret It? Chapter Start, Chapter 73 अजीब लाल निशान। तुमने कहा कि इस बार फैंग युआन ने वसूली के वक्त भले ही उसने फैंग झेंग, ची चेंग और मो बेई को हराए, लेकिन उसने उन्हें जाने दिया और उनके प्राइमेवल स्टोन्स नहीं लिए। गार्ड की रिपोर्ट सुनकर अकेडमी एल्डर के चेहरे पर हल्की सी हैरानी झलक रही थी। मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, हुजूर। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जमीन पर घुटनों के बाल बैठे गार्ड ने तुरंत जवाब दिया। अकेडमी एल्डर ने अपनी कोई राय नहीं दी और हाथ हिलाकर कहा, मैं ये मामला समझ गया हूं, तुम जा सकते हो। आपका ये गुलाम इजाजत लेता है। गार्ड के जाने के बाद अकेडमी एल्डर फौरन गहरी सोच में डूब गए। वो इस मामले को लेकर इसलिए चिंतित थे क्योंकि उन्हें डर था कि फैंग युआन फैंग झेंग से वो 30 प्राइमेवल स्टोन्स छीन लेगा जो उस इनाम में मायल थे। अगर ऐसा होता तो अकेडमी के रिवॉर्ड सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इससे अच्छा तो वो सब कुछ फैंग युआन को ही दे देते। अगर फैंग युआन सच में ऐसा करता तो अकेडमी इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देती और अकेडमी एल्डर फैंग युआन को सजा देने के लिए पहले से हाई तैयार थे। लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि फैंग युआन ने न सिर्फ फैंग झेंग से वो 30 प्राइमेवल स्टोन्स लेने का कोई इरादा नहीं दिखाया, बल्कि उसने मो बेई और ची चेंग को भी छोड़ दिया। फैंग युआन के पास सैकड़ों प्राइमेवल स्टोन्स हैं, हो सकता है यूज 30 प्राइमेवल स्टोन्स की ज्यादा परवाह ना हो, ये बात समझ में आती है। लेकिन मो बेई, ची चेंग और फैंग झेंग से वसूली न करने के पीछे क्या वजह है? अकेडमी एल्डर सोचने लगे और उनकी तेवरियां धीरे धीरे शांत हो गईं। उन्हें कुछ समझ आ गया था। मो बेई, ची चेंग और फैंग झेंग, उन्हें क्लैन के 3 गुटों फैक्शंस का प्रतिनिधि कहा जा सकता था। उन्हें छोड़ने का मतलब था कि वो तीनों अलग अलग फैक्शंस को खुश करने की कोशिश कर रहा था। ये समझ में आने वाली बात थी, क्योंकि फैंग युआन के इस बदले हुए रवैये का मतलब था कि वो आखिरकार क्लैन के सामने अपना सर झुकाने को तैयार हो गया था। समझ गया। जैसे जैसे उसने कल्टिवेट किया, भले हाई फैंग युआन के पास लिकर वर्म हो, लेकिन उसके लिए सिचुएशन अब क्लियर हो गई है। एक सी ग्रेट टैलेंट की मजबूरी, कुछ बार गुस्सा निकालने और अपनी ZYA डटार नेगेटिव फीलिंग्स को छोड़ने के बाद वो अब शायद काफी उदास और निराश होगा। लगता है क्लैन लीडर की बात सही थी। फैंग युआन आखिर है तो एक 15 साल का लड़का ही, वो क्लैन के सिस्टम के खिलाफ कैसे जा सकता है? ए फ्लैट जब उसने सच्चाई को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, तो जब उस अपनी जगह मिल जाएगी, वो खुद भी खुद क्लैन में घुल मिल जाएगा। ये सोचते हुए अकेडमी एल्डर ने राहत की सांस ली, उनका मूड और भी हल्का हो गया। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। जल्द ही साल के बीच का एग्जाम आ गया। जल्दी जल्दी, मैंने जंगली सुअर को बाहर निकाल लिया है। एक नौजवान चिल्लाते हुए तेजी से भागा। उसके दोनों पैरों पर हवा का एक हल्का हरा घेरा घूम रहा था। इन 2 घेरों की वजह से इतनी कम उम्र में भी उसकी स्पीड एवरेज से ज्यादा थी। लेकिन उसके पीछे पड़ा जंगली सुअर और भी तेज होता जा रहा था और उनके बीच का फासला कम हो रहा था। चिलचिलाती धूप जंगल को चीरकर जंगली सुअर पर पड़ी, जिससे उसके दोनों दांत चमक उठे। जंगली सुअर आ रहा है, रस्सी कैस के पकड़ना। झाड़ियों में छुपे 4 नौजवानों ने जल्दी से रस्सी को जोर से खींचा और फौरन एक फंसाने वाली रस्सी बना दी। तेज रफ्तार नौजवान हल्के से उछला, रास्ते के ऊपर से कूड़ा और दौड़ता रहा। लेकिन उसके पीछे का सुअर रस्सी से टकराकर बुरी तरह जमीन पर गिरा और 5-6 मीटर तक घिसटने के बाद रुका। OWW। चारों नौजवान रस्सी से खींच गए और जंगली सुअर के साथ जमीन पर जा गिरे। वार करो। आगे दौड़ रहा नौजवान पलटा और चिल्लाया। जमीन पर पड़े कुछ लोग हड़बड़ा कर उठे और जंगली सुअर को घेर लिया। कचाक। एक छोटा सा नया पेड़ जंगली सुअर की टक्कर से बीच से टूट गया और पेड़ का ऊपरी हिस्सा जमीन पर गिर गया। बाल बाल बचा। गु यू ची चेंग ने अपने माथे से पसीना पोंछा, उसके दिल में अब भी डर बैठा हुआ था। शुक्र है मैंने ड्रैगन पिल क्रिकेट गु इस्तेमाल करके 3 मीटर बाई तरफ छलांग लगा दी, वरना इस पड वाला हाल मेरा होता। फ्यू फ्यू फ्यू। मूनब्लेड हवा में नाचा और जंगली सुअर के शरीर से टकराया, जिससे लंबे और हल्के घाव बन गए। गु यू मो बेई का चेहरा उत्तेजित था, उसकी आंखें चमक रही थीं, उसका पूरा ध्यान इस लड़ाई में डूबा हुआ था। आधे घंटे बाद खून ज्यादा बेच जाने की वजह से जंगली सुअर धड़ाम से गिर गया। गु यू मो भी जोर जोर से सांस लेने लगा और खुद भी जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कीचड़ और घास से सना हुआ था और साथ ही पसीने से लथपथ था। जंगली सुअर जैसे जिंदा जीव से लड़ना प्रैक्टिस बैटल्स के लकड़ी के पुतले या घास के पुतले से सच में अलग है। मुझे एक जंगली सुअर को मारने में 30 मिनट लग गए,
पता नहीं बाकी लोग कैसा कर रहे होंगे। एक छिपी हुई छोटी सी पहाड़ी पर एक टेम्पररी टेंट लगाया गया था। टेंट सख्त धूप की किरणों को रोक रहा था और ठंडी गहरी छाया का एक इलाका बना रहा था। छाया के नीचे कुछ कुर्सियां और मेजें राखी थीं, जिसमें से मेन सीट पर एकेडमी एल्डर बैठे थे। उनके बगल में दूसरे क्लैन एल्डर्स थे। कुछ गू मास्टर्स उनके पीछे खड़े थे। टेंट के आसपास के जंगलों में भी कुछ गू मास्टर्स छुपे हुए थे। तभी आगे के जंगल में एक अजीब सी हलचल हुई। वुश! एक गू मास्टर जंगल से एक साए की तरह निकला और तेजी से दौड़ता हुआ टेंट के बाहर घुटनों के बाल बैठ गया। क्या सिचुएशन है? एकेडमी एल्डर ने पूछा। हुजूर, एल्डर को रिपोर्ट कर रहा हूं, इस वक्त तक स्टूडेंट्स में से कोई जख्मी नहीं हुआ है। गू मास्टर ने जल्दी से जवाब दिया। अच्छा है, बहुत अच्छा। मिड ईयर एग्जाम शुरू हुए एक दोपहर बीत चुकी है। कोई चोट ना लगना, ये पिछले सालों से अलग है। लगता है ये सब एकेडमी एल्डर की मेहनत का नतीजा है। दूसरे क्लैन एल्डर्स ने संतुष्टि से सर हिलाया, एक एक करके तारीफ की। एकेडमी एल्डर ने हल्का सा सर हिलाया, वो वजह जानते थे। यह फैंग युआन के आने की वजह से हुआ था। उसने अपने क्लासमेट से वसूली की, जिससे उन्होंने बेसिक मार्शल आर्ट्स की कड़ी प्रैक्टिस की और इसलिए ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे थे। उन्होंने घुटनों के बाल बैठे गू मास्टर की तरफ देखा और आगे पूछा, तो इस वक्त किसके रिजल्ट सबसे अच्छे हैं? गू मास्टर ने फौरन जवाब दिया, हुजूर को रिपोर्ट कर रहा हूं, इस वक्त गू यू फैंग युआन, फैंग झेंग, मोबी, ची चेंग सबसे आगे हैं। ची चेंग ने 3 सुअर मारे हैं, फैंग झेंग और मोबेई ने 5 और फैंग युआन के सबसे ज्यादा हैं, 8। ओह, सोचा नहीं था कि फैंग युआन आगे होगा। इतने सालों में ये बहुत कम देखने को मिला है कि ए और बी ग्रेड के टैलेंट एक सी ग्रेड से पीछे रह जाएं। उसके पास लिकरवर्म है ना? इसका मतलब उसके पास अपर स्टेज ग्रीन कॉपर प्राइमेवल एसेंस है, तो ऐसे रिजल्ट्स आना समझ में आता है। मुझे लगता है कि अब से फैंग झेंग, मोबेई और ची चेंग उससे आगे निकल जाएंगे। भले ही उसके पास लिकरवर्म हो, उसकी प्राइमेवल एसेंस रिकवरी रेट ए, बी ग्रेड टैलेंट्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है। दूसरे क्लैन एल्डर्स आपस में चर्चा करने लगे। तुम जा सकते हो। एकेडमी एल्डर ने घुटनों के बाल बैठे गू मास्टर की तरफ हाथ हिलाया। दूसरों को हिदायत दो, अपने सुरक्षा के काम पर ध्यान दें। खासकर फैंग झेंग, ची चेंग और मोबेई पर अन पर ज्यादा ध्यान दो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करो। जी हुजूर। गू मास्टर पीछे हट गया। यह आउटडोर लड़ाइयां ZYA डिटार स्टूडेंट्स के लिए सच में उनकी पहली बार थीं। इसलिए खतरा था और क्लैन ने इसके लिए इंतजाम भी कर रखे थे। दर्जनों रैंक 2 गू मास्टर्स जंगलों में छुपे हुए इस पूरे एग्जामिनेशन की सुरक्षा को कंट्रोल कर रहे थे। साथ ही कुछ रैंक 3 क्लैन एल्डर्स यहां अचानक होने वाले हादसे से निपटने के लिए आए थे। दहकती धूप धीरे धीरे आसमान में अपने सबसे ऊंचे मुकाम से नीचे उतरी और धीरे धीरे उत्तर पूर्वी पहाड़ों के पास पहुंचने लगी। सूर्यास्त की लाली ने बादलों में आग लगा दी थी। ये सूरज का आखिरी जोश था। जैसे ही सूरज की आखिरी रोशनी जंगल में पड़ी, एक और जंगली सूअर जमीन पर गिर गया। तीसरा, फैंग युआन ने दिल ही दिल में हिसाब लगाया और फिर घुटनों के बाल बैठकर बड़ी महारत से एक जंगली सूअर का दांत निकाल लिया। उसके पीठ पर एक बाग था, जिसके अंदर बहुत सारे जंगली सूअर के दांत थे। साथ ही उसके पास एक और बाग था, जिसमें अन्य सूअरों के दांत जो उसने पिछली बार मारे थे। ये दांत पहले चट्टान की दरार वाली गुप्त गुफा में रखे थे और फैंग युआन ने पिछली रात उन्हें निकालकर एक बाग में डालकर एक गुप्त जगह पर दफना दिया था। मैं यहाँ के इलाके और जंगली सूअरों के डिस्ट्रीब्यूशन से वाकिफ हूँ और साथ ही मेरे पास अपर स्टेज प्राइमेवल एसेंस है, जिससे मैं मूनलाइट गू के साथ लिटिल लाइट गू इस्तेमाल कर सकता हूँ। दूसरों की एफिशिएंसी बिल्कुल मेरे मुकाबले की नहीं हो सकती। सिर्फ इस बाग के साथ मैं आसानी से नंबर 1 आ सकता हूँ। पता नहीं बाद में जब मैं दूसरा बाग निकालूंगा तो उनके चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशंस होंगे। ही फैंग युआन ने आसमान की तरफ देखा। वक्त हो गया था दूसरे बाग को निकालने का। ये सोचते ही उसके दिमाग में एक नक्शा उभार आया। इन दिनों उसने जानवर की खाल वाला नक्शा याद कर लिया था। फैंग युआन को अपनी मौजूदा लोकेशन साफ पता थी। अगर वो बाएं मुड़कर नदी के किनारे 15 मिनट तक चलता तो वो यूएस जगह पहुंच जाता जहां उसने बाग दफनाया था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, वो हिचकिचाया। अपनी मौजूदा लोकेशन से मैं सबसे नजदीक वाले लाल घेरे के निशान से सिर्फ 500-600 मीटर दूर हूं। इतना रेयर मौका है, क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? एक बार जब ये ख्याल आया तो वो रुक नहीं पाया। जबकि वो वैसे भी जीत चुका था, फैंग युआन के पास काफी वक्त बचा था। अस जानवर की खाल वाले नक्शे पर 3 लाल घेरे के निशान
ये तीनों लोकेशंस बूढ़े वांग के लिए बहुत जरूरी थे। ये वो अकेला राज भी है जिसे मैं नक्शे पर समझ नहीं पाया। वे जाकर देखता हूं। फैंग युआन को ये बात अच्छे से पता थी कि गू मास्टर्स सीन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसलिए उस सबूत भी चाहिए था। फौरन उसने ऐसे एक्ट किया जैसे वो और जंगली सूअर मारने जा रहा हो और जंगल में और गहरा चला गया। 7 मिनट बाद वो लाल निशान वाली जगह पहुंच गया। एक पेट घर झाड़ियों में एक विशाल पेट पर छिपा हुआ था, और अगर कोई ध्यान से ना देखे तो उस ढूंढ पाना नामुमकिन था। ये शिकार करते वक्त बूढ़े वांग का टेम्पररी ठिकाना है क्या? फैंग युआन ने तेवरियां चढ़ाई, उसका दिल उलझन में पड़ गया। वो पेट घर में चढ़ गया। जब उसने पेट घर के अंदर का नजारा देखा तो उसका चेहरा बदल गया। चैप्टर 74 ज्ञान से राज सुलझा और कत्ल का इरादा जाना। पट घर के अंदर ज्यादा जगह नहीं थी, लेकिन वहां बहुत सारा सामान रखा था, इसलिए एक नजर में वो बेहद बिखरा हुआ लग रहा था। बीच के फर्श पर एक मोटा गहराई पीले रंग का कालीन बिछा था। घर के अंदर दीवार के पास एक लोहे का चूल्हा था और यूएस पर एक पीतल की केतली राखी थी। चूल्हे के अंदर काले रंग की राख थी और उसके पास सूखी लकड़ियों का एक छोटा सा ढेर पड़ा था जो अभी जली नहीं थी। भले ही गर्मी का मौसम था, इस पहाड़ पर रातें अब भी बर्फीली ठंडी होती थीं। लोहे का चूल्हा अपने छोटे साइज के बावजूद जलने पर पूरे पट घर को गर्म रख सकता था। पट घर में खिड़कियों के डू सेट्स द डू 3 रस्सियां खिड़कियों के फ्रेम के तौर पर लिपटी हुई थीं, जो कमरे के बीच में दोनों को जोड़ती थीं। रस्सी पर कुछ फटे हुए कपड़े के टुकड़े टांगे द फटे हुए हिस्से एक साथ सिले हुए थे। ये साफ तौर पर एक बड़े आदमी के कपड़े थे और अभी भी थोड़े गीले द धूप से पूरी तरह सूखे नहीं थे। ढलते सूरज की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी और पेट घर के अंदर चमक रही थी। पट घर अंदर से काफी अंधेरा था। एक कोने में कुल्हाड़ियां और शिकारी चाकू पड़े द जिनके हैंडल पर जानवर की खाल लिपटी हुई थी। ब्लेड पर अभी भी गहराए लाल खून के निशान थे। दीवार के दूसरी तरफ बांस का एक कागज था जिसके बीच में एक खंजर घोंपा हुआ था। बांस के कागज पर एक नौजवान का चेहरा बना हुआ था। ये फैंग युआन की शक्ल थी। इस सब का मतलब था कि इस थोड़े से वक्त में कोई इस छुपे हुए पेट घर में आया था और यहां रहा था। इस आदमी का इरादा साफ था, उसका निशाना फैंग युआन था। कागज को एक खंजर से घोंपा गया था और ये उसके बुरे इरादे को हद से ज्यादा जाहिर कर रहा था। ऐसे मंजर ने फैंग युआन को भी हैरान कर दिया। ये आदमी चाहता क्या है और वो मेरे खिलाफ क्यों है? नहीं, शायद मैं नहीं, बल्कि फैंग झेंग। फैंग युआन के दिमाग में ख्यालात तेजी से दौड़ने लगे। फैंग झेंग एक ग्रेट टैलेंट था, पिछले 3 सालों में गू यू क्लैन का एकलौता और उनकी एकलौती उम्मीद। अगर उस सही से पाला पोसा जा सका तो वो क्लैन का अगला बड़ा चेहरा बनेगा। लेकिन पालने पोसने का ये एक लंबा प्रोसेस था। इस प्रोसेस के दौरान आफतें और इंसानी साजिशें होती थीं। आफतों को छोड़ दें तो सबसे जरूरी इंसानी साजिशें थीं। जैसा कि सब जानते द किंग माओ पहाड़ पर सिर्फ गू यू क्लैन हाई नहीं, बल्कि बाई क्लैन और जोंग क्लैन भी थे। ये दोनों ताकतें ये देखकर खुश नहीं होंगी कि उनका दुश्मन गू यू क्लैन एक ग्रेट टैलेंट को कामयाबी से पाल पोस रहा है। इसलिए उस खत्म करने के लिए कातिल भेजना एक आम बात थी। इस दुनिया में प्रतिभाशाली लोग कम हैं और उनसे भी कम वो हैं जो कामयाबी से बड़े हो पाते हैं। अ ग्रेट टैलेंट गू मास्टर्स ऐसा नहीं था कि वो द हाई नहीं। 3 साल पहले एक गू यू क्लैन में पैदा हुआ था। उससे भी पुरानी पीढ़ियों में वो कभी कभी दिखाई देते थे। लेकिन किंग माओ पहाड़ पर इन सालों में तीनों क्लान्स में से सिर्फ एक हाई ग्रेट टैलेंट कामयाबी से पाला पोसा गया था, बाई क्लैन का बाइनिंग बिंग जो रैंक 3 कल्टिवेशन पर था। ऐसी स्थिति बहुत कुछ बयान करने के लिए काफी थी। ये आदमी, क्या ये बाई क्लैन से है या जोंग क्लैन से? वो इतनी जल्दी गू यू फैंग झेंग से छुटकारा पाना चाहते हैं? फैंग युआन ने तेवरी चढ़ाई इस तस्वीर को घूरते हुए। लेकिन बूढ़े वांग के जानवर की खाल वाले नक्शे ने इस पट घर का इशारा क्यों किया? क्या वो दूसरी ताकतों का जासूस था? नहीं, ये आदमी साफ तौर पर मेरे पीछे है। फैंग युआन की एड़ी चमक उठी। इस पल उसने कई मंजर याद किए। पहली बार वो जाल के पास था और 4 शिकारियों की बातचीत। एक शिकारी ने कहा, वांग के दूसरे भाई, तुम लगभग 19 के हो गए हो, अब शादी करके बच्चे पैदा करने का वक्त है। वांग रे ने कहा, HMPH, एक असली मर्द होने के नाते मैं ऐसी छोटी मोटी खूबसूरती के पीछे कैसे लालच कर सकता हूं? एक दिन मैं इस किंग माओ पहाड़ से बाहर जाऊंगा और दुनिया घूमूंगा, दुनिया की हर चीज सीखूंगा और अपने मर्द होने का हक अदा करूंगा। दूसरी बार उसके खुद के एक्ट करने के बाद थी वांग रे की अजीब शांति। उसने अपना तीर कमान खींचा और फैंग युआन पर निशाना लगाया।
बाकी लोग तो पहले ही माफी मांग रहे थे। तीसरी बार तब थी जब फैंग युआन सवाल पूछ रहा था। मैं तुमसे पूछता हूं, बूढ़े वांग के परिवार में और कौन है? एक शिकारी ने जवाब दिया, हंटर वांग की पहले एक पत्नी थी, लेकिन ये दशकों पहले की बात है और वो गांव में घुस आए जंगली भेड़ियों द्वारा मारी गई थी। उसकी पत्नी ने मरने से पहले 2 बेटों और एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन सबसे बड़ा बेटा वांग डा 3 साल पहले पहाड़ पर शिकार करते वक्त मर गया। वांग परिवार में और कोई नहीं है। मुझे याद आया, बूढ़े वांग की एक बहू भी है, वांग डा की पत्नी। लेकिन वांग डा के गायब होने के बाद उसकी पत्नी टूटे दिल से मर गई। 10 साल गांव ने खास तौर पर एक पतिव्रता स्मारक भी भेजा था, लेकिन अफवाह है कि वांग डा की पत्नी दूसरी शादी करना चाहती थी और उस असल में बूढ़े वांग ने मरने पर मजबूर कर दिया था। जब आपने बूढ़े वांग को मारा, हुजूर, आपने हम जैसे नागरिकों की मदद की, बुराई को जड़ से उखाड़ कर लोगों को शांति दी। दूसरे शिकारी ने जल्दी से जोड़ा, हाँ हाँ, बिल्कुल सही। असल में हुजूर, हमने इस बूढ़े वांग को बहुत पहले से ही नापसंद किया था। HMPH, वो कुछ खास नहीं है, बस इतना है कि वो हमसे बेहतर शिकार कर सकता है। हम सब तो मामूली इंसान हैं, फिर भी वो सोचता है कि वो हमसे ज्यादा खास है और जानबूझकर गांव से बाहर यहां रहने चला गया। नई पीढ़ी के होने के नाते हम कभी कभी उससे हमें सिखाने और अपने अनुभव बांटने के लिए कहते हैं, लेकिन वो हमें सीधा भगा देता और कभी भी हमें लकड़ी के घर के पास दोबारा दिखने नहीं देता। बूढ़े वांग का परिवार, गांव से बाहर, लोगों से दूर रहना। सबसे बड़ा बेटा वांग डा 3 साल पहले पहाड़ पर शिकार करते हुए मर गया। वांग डा की पत्नी दूसरी शादी करना चाहती थी और उस बूढ़े वांग ने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया और उसे एक पतिव्रता स्मारक मिला। बूढ़े वांग ने उन सभी नौजवान शिकारियों को भगा दिया जो उससे मार्गदर्शन मांगने की कोशिश कर रहे थे। बूढ़े वांग ने जानवर की खाल वाले नक्शे को छिपाने की पूरी कोशिश की और बांस के कागज पर ऐसे कोई घेरे नहीं थे। वांग इतनी कम उम्र का था, लेकिन गू मास्टर्स के प्रति शांत था। साथ ही उसने शादी नहीं की और उसके दिल में मामूली दुनिया से आगे बढ़ने की तमन्ना थी। सबसे जरूरी, जानवर की खाल वाले नक्शे पर बने घेरे एक छुपे हुए इलाके की तरफ इशारा करते इस इलाके में साफ तौर पर इंसानी गतिविधि थी। साथ ही यह आदमी फैंग युआन से सख्त नफरत करता था। सारे सुराग एक साथ जुड़ गए। अगर अलग अलग देखें तो उन्हें जोड़ना आसान नहीं था, लेकिन एक बार जुड़ने पर यह बहुत अजीब था। जितना फैंग युआन इसके बारे में सोचता गया, उतना हायूज लगा कि इस रहस्य पर पड़ा पर्दा पतला होता जा रहा है। ढलते सूरज की रोशनी खिड़की से गुजरकर उसके चेहरे पर पड़ी। तेज रोशनी खून के रंग जैसी थी। आसपास मौत जैसी खामोशी छा गई थी। क्या कोई चुपके से यूएस पर नजर रख रहा था? अचानक फैंग युआन की एड़ी चमक उठी। उसकी नजर वक्त और जगह को चीर कर आगे बढ़ गई। उसने सच्चाई देख ली थी। वांग डा मारा नहीं था। इस लम्हे उसकी एड़ी की चमक ने आसपास के माहौल को रोशन कर दिया। ना सिर्फ वो मारा नहीं, बल्कि वो इत्तेफाक से एक डेमोनिक गू मास्टर बन गया। ऐसा नहीं था कि मामूली इंसानों में कल्टिवेट करने की प्रतिभा नहीं थी, लेकिन क्लैन ने कल्टिवेशन के तरीकों को बाहर जाने से रोका हुआ था और उस अपने हाथों में सख्ती से कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं था। मामूली इंसान भी गू मास्टर्स बन सकते थे, जंगल में हादसों से और होपगू से सामना होने पर, अपना अपच खोलकर, या किसी शक्ति की विरासत मिलने पर, या किसी क्लैन के सदस्य से पर्सनल गाइडेंस मिलने पर। लेकिन ये गू मास्टर्स क्लैन में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किए जाते थे और सिर्फ उनके गुलाम बन सकते थे। इसलिए वो संतुष्ट नहीं होते थे और अकेले घूमने वाले गू मास्टर्स बन जाते थे। उनकी कल्टीवेशन बेहद मुश्किल होती थी। समय के साथ जब वो संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते, तो उन्हें मारना, छीनना और कत्ल करना पड़ता और वो डेमोनिक रास्ते की तरफ मुड़ जाते। किसी खुशकिस्मती की वजह से सबसे ज्यादा संभावना यह है कि उस 3 साल पहले किसी गू मास्टर की लाश से एक बड़ी दौलत मिली और वो एक गू मास्टर बन गया। दूसरों से छुपने के लिए उसने ये झूठी खबर फैला दी कि वो मर गया है, लेकिन किसी ने भी उसकी लाश नहीं देखी थी। बूढ़े वांग के परिवार को इस बारे में पता चला और वो गांव से बाहर चले गए, इस खतरे के बावजूद कि जंगली जानवर हमला कर सकते हैं, और अकेले रहने लगे, सिर्फ इस सच्चाई को छिपाने के लिए। लेकिन कुछ समस्याएं पैदा हो गईं। वांग डा की पत्नी इससे सहमत नहीं थी और शायद उसने गू यू क्लैन को रिपोर्ट करने का सोचा होगा। वांग परिवार के पास यूज मारने के अलावा कोई चारा नहीं था और सच्चाई को छिपाने के लिए कुछ ऐसी खबरें फैला दी जो कुछ सच्ची और कुछ झूठी लगती थीं। उसके दूसरी शादी करने के बारे में कुछ, या यूज आत्महत्या करने पर मजबूर करने के बारे में, ताकि इन सब अफवाहों के नीचे सच्चाई छिप जाए।
कभी कभी वैंग डा घर वापस रहने आता था, इसलिए बूढ़े वांग को अन्य नौजवानों को भगाना पड़ता था जो मार्गदर्शन मांगने आते थे। वैंग अपने भाई से मिलने जुलने के बाद गू मास्टर्स के प्रति अपने डर को दूर कर चुका था और उसके अंदर स्वाभाविक रूप से एक गू मास्टर बनने और बाहरी दुनिया की महानता को देखने का लक्ष्य विकसित हो गया। इस डर से कि वैंग डा कहीं पकड़ा ना जाए, इतनी बड़ी उम्र में भी वांग ने शादी नहीं की। वैंग डा घर में नहीं रह सकता था, इसलिए बूढ़े वांग ने जानवर की खाल वाले नक्शे पर 3 लाल घेरे बनाए। ये तीनों जगहें इस जैसी छिपी हुई रिहायशी जगहें होनी चाहिए। 3 छिपने के ठिकाने होने के कारण वैंग डा इन घरों में घूमता रहता और तीनों क्लान्स के अधिकार के सीमा पर रहता। अन 3 लाल घेरों का मतलब आखिरकार सामने आ गया। लाल रंग सतर्कता का संकेत था, लेकिन बूढ़े वांग के लिए सबसे जरूरी, ये उसके सबसे बड़े बेटे का घर था। इसलिए जब फैंग युआन ने बूढ़े आदमी से नक्शा बनाने के लिए कहा, उसने यूज बांस के कागज पर नहीं बनाया, ये अपने बेटे को बचाने के लिए था। उसी तरह उसने कम लाल क्रॉस बनाए, अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। शायद हर साल किसी खास वक्त पर वैंग डा कुछ समय के लिए घर रहने आता होगा। जब वो वापस आया, उसने देखा कि उसका पूरा परिवार मर चुका है। इधर उधर पूछने के बाद उस पता चला कि ये मैं था, इसलिए उसने खंजर का इस्तेमाल करके मेरी तस्वीर दीवार पर लगा दी ताकि वो मुझसे बदला ले सके। अपने पिछले जीवन के अनुभव के साथ फैंग युआन लगभग निश्चित था कि यही सच्चाई है। अगर ये कोई और ताकत होती जो फैंग झेंग को मारने की कोशिश कर रही होती, तो वो और भी चालाकी से काम कर सकते थे। उन्हें बूढ़े वांग जैसे जासूस को तैयार करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार बूढ़ा वांग पहाड़ के नीचे रहता था, गुयू गांव के अंदर नहीं। ये सोचना कि एक जानवर की खाल वाले नक्शे के चक्कर में मैंने डेमोनिक फैक्शन के एक कातिल को यूकेएसए दिया। ये दुनिया सच में अजीब तरीके से काम करती है। फैंग युआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने पहले वांग, बूढ़े वांग और वांग की बेटी को मारा, और ये सब जानवर की खाल वाले नक्शे के लिए था। बूढ़ा वांग गांव का नंबर 1 शिकारी था, इसलिए उसके जानवर की खाल वाले नक्शे की कीमत सबसे ज्यादा थी। इस वक्त वो सोच रहा था, ये सिर्फ 3 मामूली जिंदगियां हैं, कौन सी बड़ी बात है, मैं उन्हें आसानी से मार दूंगा। इस दुनिया में हर किसी को जीने का हक था और हर कोई उतनी ही आसानी से मर भी सकता था। ये सोचना कि कहीं से एक डेमोनिक वे का गू मास्टर पैदा हो गया, इस बारे में फैंग युआन को जरा सा भी अफसोस नहीं था, बल्कि उस आराम महसूस हो रहा था। अगर वो इस वक्त ज्यादा दयालु होता वांग परिवार का जानवर की खाल वाला नक्शा हासिल करने के अपने लक्ष्य में, तो वांग, बूढ़ा वांग और बहन वांग एक बहुत बड़ी रुकावट होते। वैंग डा के राज को बचाने के लिए वो यूज असली चीज कभी नहीं देते। वैंग की लड़ाई की ताकत एक साधारण रैंक 1 अपर स्टेज गू मास्टर को खत्म कर सकती थी। बूढ़ा वैंग उम्र के साथ और भी अनुभवी था और मारने की ताकत के मामले में वो वैंग से भी बड़ा खतरा था। अगर यूज असली चीज मिल भी जाती तो बूढ़ा वांग वैंग डा को खबर कर देता और वांग डा को तुरंत फैंग युआन की जानकारी मिल जाती। चाहे वो कैसे भी इससे निपटता, वो अंधेरे में होता जबकि फैंग युआन खुले में। वैंग डा के पास सिचुएशन को कंट्रोल करने का फायदा होता। अच्छा हुआ मैंने उन्हें शुरू में ही मार दिया। चाहे कुछ भी हो, मुझे सिचुएशन को अपने हाथों में कंट्रोल करना है। इस तरह भले ही मुझे असली चीज ना मिले, मेरा कोई नुकसान नहीं है और मैं दूसरे शिकारियों से भी छीन सकता हूं। बूढ़े वांग और यूएस लड़की को मारने से वैंग डा को मेरी जानकारी हासिल करने में बहुत समय लग गया। कहने की जरूरत नहीं, उन दोनों नौजवान शिकारियों को तो पहले ही चुप करा दिया गया होगा। फैंग युआन ने दिल में इस बात की पुष्टि की। सिर्फ कुछ हाई लोग जो सिचुएशन जानते थे और वांग डा जियांग ही पर हमला नहीं करेगा। एक बार जियांग ही मर गया तो क्लैन जांच के लिए लोग भेजेगा। लेकिन अगर वो दोनों शिकारी पहाड़ पर गायब हो गए तो यूज मैनिपुलेट करना आसान था। जियांग ही इस जैसी घटना को उजागर नहीं करेगा क्योंकि इससे क्लैन के उसके प्रति मूल्यांकन पर असर पड़ेगा और वो सिचुएशन को छिपाने की कोशिश भी करेगा। एक, उसकी ऊम की चमक ने आसपास के माहौल को रोशन कर दिया, एक अलंकर है। चैप्टर 75, डिमोनिक रास्ते का अंजाम। पटघर में फैंग युआन के ख्यालात इधर उधर दौड़ रहे थे। अपने पिछले जन्म के ज्ञान से फैंग युआन वैंग डा के अस्तित्व को महसूस कर सकता था, लेकिन उसकी ताकत कैसी थी? फैंग युआन ने इस वैंग डा को कभी नहीं देखा था, लेकिन जो जानकारी उसके पास थी उससे वो बहुत कुछ अनुमान लगा सकता था। हिम्मत ताकत के आधार पर बनती है। उसने मेरी जानकारी इकट्ठा की है और फिर भी मुझसे बदला लेना चाहता है। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ उसकी कल्टीवेशन रैंक 1 से ऊपर होनी चाहिए। ये 3 साल वो 3 लाल घेरे वाले इलाकों में घूमता रहा है, तीनों क्लैन के गांव के किनारे पर रहता रहा है।
लगभग हर दिन वो पकड़े जाने और मारे जाने के खतरे का सामना करता रहा है। इससे पता चलता है कि उसके पास बाहर घूमने की ताकत नहीं है और बाहर घूमने के लिए रैंक 3 कल्टीवेशन की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि पहले अनुमान के मुताबिक वो एक रैंक 2 है। फैंग युआन की ईद में ठंडी चमक दौड़ गई। वक्त का हिसाब लगाएं तो वो 3 साल तक गायब रहा और अब रैंक 2 तक कल्टीवेट कर चुका है, तो वो भी या सी ग्रेड का टैलेंट होना चाहिए और उसके अपचर में लगभग 40-70% प्राइमेवल एसेंस होना चाहिए। इन 3 सालों में वो जिंदा रह सका और साथ ही जियांग की निगरानी के बावजूद घर पर भी रह सका। इसका मतलब उसके पास एक छिपने वाले टाइप का गू वर्म जरूर है। एक गू मास्टर की लड़ाई में जानकारी सबसे जरूरी चीज होती है। भले हाई फैंग युआन के पास कोई जांच पड़ताल वाला गू वर्म नहीं था, लेकिन अपने अनुभव और ज्ञान से वो जबरदस्ती वैंग डा के कल्टीवेशन लेवल और गू वर्म्स का इतना सही अनुमान लगा सकता था कि वो बहुत हद तक सच हो। बहुत जल्दी उसके दिमाग में एक रैंक 2 डिमोनिक फैक्शन के गू मास्टर की तस्वीर बन गई, जो अपने परिवार के कत्ल का बदला लेने की नफरत लिए कहीं छिपा हुआ है और अपने बदले के निशाने को मारने की ताक में है। मैं दूसरों को मार सकता हूं, तो दूसरे भी मुझे मारने आ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फैंग युआन हल्के से हंसा। इस दुनिया में हर किसी को जीने का हक था और हर किसी को मरने का मौका भी मिल सकता था। जो मारते हैं वो मारे जाने के लिए तैयार रहते हैं। जब से उसने कत्ल किया था, उस मारे जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए था। अगर वो इस तरह मारा जाता तो वो मर जाता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी और बिल्कुल कोई अफसोस नहीं। ये वो रास्ता था जो उसने चुना था। इस बात पर फैंग युआन का संकल्प बहुत मजबूत था। यही डिमोनिक रास्ते का अंजाम है। वैंग मुझे मारना चाहता है, तो इस मिड ईयर एग्जाम में ये यकीनन सबसे अच्छा मौका है। आमतौर पर स्टूडेंट्स गांव में रहते हैं और अपनी रैंक 2 कल्टीवेशन के साथ वो गांव में घुस नहीं सकता। ये मौत को दावत देना है। शायद उसने सोचा होगा कि मैं शिकार करने बाहर आऊंगा, लेकिन किंगमाओ पहाड़ इतना बड़ा है, उस अकेले अपने निशान भी छिपाने हैं और मुझे ढूंढना भी है। ये बहुत मुश्किल है। एफ्लैट जब ये मौका मिला है तो उसके हमला करने की सबसे ज्यादा संभावना है। वो एक रैंक 2 गू मास्टर है और वो भी जो 3 साल से संघर्ष कर रहा है, खतरे और अनजानापन की जिंदगी जी रहा है। एक डिमोनिक फैक्शन का गू मास्टर इस तरह पाला गया है। मेरी मौजूदा लड़ाई की ताकत से मैं यकीनन उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास बचने का कोई मौका नहीं है। भागो, फैंग युआन ने तुरंत फैसला किया। जिंदा रहने के लिए कोई भी चीज बेशर्मी नहीं होती, इसलिए अगर वो लड़ नहीं सकता तो भागो। एक गू मास्टर के लिए अचानक ब्रेक थ्रू करना लगभग नामुमकिन है। एक ऊंचे रेल्म से लड़ना संभव है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि गू मास्टर के पास खास गू वॉर्म्स हों। फैंग युआन के पास कई गू वॉर्म्स थी, लेकिन स्प्रिंग ऑटम सकाडस हो रहा था और इस्तेमाल नहीं हो सकता था, जबकि लिकर वर्म, व्हाइट बॉरगू, लिटिल लाइट गू और मूनलाइट गू एक ऊंचे रेल्म से लड़ने के लिए कोई तुरुप के पत्ते नहीं थे। साफ तौर पर यह जानते हुए कि दुश्मन को हराया नहीं जा सकता, फिर भी मरते दम तक लड़ने का फैसला करना, यह एक बेवकूफी भरा, हॉट ब्लडेड व्यवहार है। भले ही वो जीत जाए, इससे उस किस्मत का साथ नहीं मिलेगा। फैंग युआन अपनी पूरी जिंदगी तुरुप के पत्तों के साथ भी सावधान रहता है और अगर जीतने के चांसेस कम हैं, तो वो लड़ाई से बचने का विकल्प चुनता है। यूज सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना पसंद था, अपने चांसेस को हद तक बढ़ाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करना। यूज जीती हुई लड़ाइयां लड़ना पसंद था। सिर्फ जब उसके पास कोई चारा नहीं होता, तभी वो एक जोखिम भरी लड़ाई में शामिल होता। इसलिए उसकी सबसे पसंदीदा गतिविधि कमजोरों को सताना और मजबूत होने के लिए संसाधन छीनना था। इतना मजबूत कि वो अपने दुश्मनों से आगे निकल जाए और फिर उन्हें बाद में कुचल दे, कमजोरों को सताए। इसमें कोई बेशर्मी वाली बात नहीं है। जो लोग सिर्फ अपनी बहादुरी साबित करने के लिए चुनौतियां ढूंढते हैं और मजबूत दुश्मनों से मरते दम तक लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वो असली बेवकूफ हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस गुण की प्रशंसा और सिफारिश की जाती है, क्योंकि हर संगठन को जरूरत होती है कि व्यक्ति शक्तिशालियों के हितों की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दे। बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि जीना सभी गतिविधियों के लिए पहली शर्त है। जीने के लिए और अपने दिल की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये एक व्यक्ति की सबसे बड़ी हिम्मत है। आकांक्षा के लिए मरना, वो बेवकूफ हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए बेशर्मी से जीना, वो असली बहादुर योद्धा हैं। धरती पर हैशिन 1 ने किसी के पैरों के बीच से रेंगने की शर्मिंदगी सही। काउ काउ 2 को इतना भगाया गया कि उसने अपनी दाढ़ी काट दी और अपने कपड़े फाड़ दिए। यू वैंग 3 ने जीने के लिए
अपनी वफादारी जाहिर करने के लिए गोबर तक खाया। इसीलिए इज्जत, शोहरत और आन शान को भूल जाओ। चाहे कोई भी संगठन हो, वो ऐसे मूल्य सिस्टम की तारीफ करेंगे। जितना ज्यादा कुर्बान करने की जरूरत होगी, उतना ही उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे कि सेना में होता है। मुझे किस दिशा में जाना चाहिए जिसमें वांग डा से मिलने का सबसे कम चांस हो? एक नक्शा फैंग युआन के दिमाग में उभार आया। वांग डा पहले से ही जानता है कि मेरे पास जानवर की खाल वाला नक्शा है। अब वो जंगल में छिपा हुआ होना चाहिए। नक्शे पर जंगली सुअरों के डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर मुझे ढूंढ रहा होगा। मैं इन जगहों पर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे बचने का मौका ढूंढने के लिए उल्टी दिशा में चलना होगा। ये सोचते हुए एक थोड़ा सा पागलपन भरा रास्ता फैंग युआन के दिमाग में उभार आया। पहाड़ी जंगल में सूर्यास्त के नीचे पेड़ों की परछाइयां एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं और जंगली घास खूब उग रही थी। एक जोड़ी खून से भरी अरवी परछाइयों में गहरी छिपी हुई थीं। उसकी ऊँग में नफरत और गुस्से की आग जल रही थी, जैसे कि इसे सुनामी से भी ना बुझाया जा सके। फैंग युआन, आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। वांग डा ने अपने दांत पीसे, ये शब्द उसके मुंह से गुर्राते हुए निकले। उसकी निगाहों के नीचे थोड़ी दूर एक पतले शरीर और पीले चेहरे वाला नौजवान जंगल से गुजर रहा था। अपने दुश्मन के पास होने के बावजूद वांग डा ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि अपनी नजर कई दूसरी जगहों पर घुमाई। इनमें से हर एक जगह पर एक निगरानी करने वाला गू मास्टर छिपा हुआ था। धोखाधड़ी को रोकने और चोटों के तुरंत इलाज के लिए आसपास के इलाके में लगभग कई दर्जन रैंक 2 गू मास्टर्स छिपे हुए थे। यहां तक कि रैंक 3 क्लैन एल्डर्स पहाड़ों की ऊंचाई पर किला संभाले हुए थे। वांग डा ने ध्यान से जंगल में घूमकर बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की। मुझे फैंग युआन को मारना है, इसलिए मुझे पहले इन 3 गू मास्टर से छुटकारा पाना होगा, वरना जैसे हाई में सामने आऊंगा मुझे रोका जाएगा। शायद अचानक हमला करके मैं इन फैंग युआन को मार सकता हूं, लेकिन मैं भी अन गू मास्टर्स द्वारा मारा जाऊंगा जो वहां से मेरा पीछा करेंगे। मेरे पास रैंक 2 मिडिल स्टेज कल्टिवेशन है और मेरे शरीर में 50% प्राइमेवल एसेंस है। मुझे पहले हमला करना होगा और इन 3 गू मास्टर्स को मारना होगा। ये मुश्किल है। मुझे बहुत कम समय में लगातार हमला करना होगा, वरना जैसे ही उन्हें अपने साथियों के मरने का पता चलेगा, वो सतर्क हो जाएंगे और मेरे निशान पकड़े जाएंगे। शैडो फॉल और गू, वांग डा ने अपनी ऊँग बैंड किन्नौर दिल में पुकारा। तुरंत उसका शरीर अंधेरे के एक ढेर में लपेट गया और वो पेड़ों की परछाइयों के बीच चलने लगा। सब कुछ खामोश था। पास की एक घनी झाड़ी में गू यू क्लैन का रैंक 2 गू मास्टर अंदर लेता हुआ बोरियत से उबासी ले रहा था। कितना बोरिंग है इन जूनियर स्टूडेंट्स के साथ रहना, मुझे एक नन्ही जैसा फील हो रहा है। इस गू मास्टर ने धीरे से शिकायत की, इस परछाई को महसूस न करते हुए जो धीरे धीरे उसके पास सरक रही थी। परछाइयों से एक जोड़ी हड्डियों वाले हाथ निकले। ये हाथ हद से ज्यादा पीले द, जोड़ों बड़े थे और 10 नाखून तेज और लंबे द, नाखून गहराए बैंगनी रंग के थे और उनसे हल्की सी मछली जैसी बदबू आ रही थी। ये कैसी बदबू है? गू यू क्लैन के गू मास्टर ने सूंघा, अनजाने में तेवरी चढ़ाते हुए। वो बस जांच करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वांग डा एक SAAMP की तरह झपटा, बिजली की रफ्तार से हमला करते हुए। एक हाथ ने गू मास्टर के मुंह और नाक को ढक लिया, जबकि दूसरे ने उसकी पीठ की तरफ परछाइयों से हमला किया। उसके गहराए बैंगनी नाखून आरियों की तरह तेज द, उसकी उंगलियां आसानी से गू मास्टर के शरीर में घुस गईं और उसके दिल तक पहुंच गईं। नाखून जहील द और उसी पाल जहर दिल में घुस गया। खून के जरिए ये गू मास्टर के पूरे शरीर में फैल गया। गू मास्टर का शरीर अकड़ा गया और उसने जिंदगी के सारे निशान खो दिए। भले ही वो दोनों रैंक 2 गू मास्टर्स द, एक ने तैयारी के साथ अचानक हमला किया था, इसलिए लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। मैंने अपनी 10% प्राइमेवल एसेंस इस्तेमाल की, 40% बची है। वांग डा ने अपने अपचे को चेक किया और फिर से परछाइयों में घुल गया। एक पाल बाद एक चट्टान के पीछे छिपा दूसरा गू मास्टर भी उसके हमले का शिकार हो गया। उसकी ईड़ सुई की नोक की तरह छोटी हो गई जब वो जमीन पर गिर गया। जहर उसके शरीर में घुस गया और जल्द ही वो बैंगनी हो गया और उसकी नाक से बैंगनी खून की 2 धाराएं बहने लगी। 30% बची है, वांग डा ने चुपके से कहा, फिर से परछाइयों में बदलते हुए। कौन है? तीसरा गू मास्टर एक विशाल पेड़ की डाली पर छिपा हुआ था। जरूरी पाल में उस कुछ गलत महसूस हुआ और जिस वक्त वांग डा ने हमला किया, वो पलटा और दोनों जहरीले हाथों को पकड़ लिया। डैम इट! वांग डा ने बुराई भरी हंसी हंसी। उसके 10 नाखून पागलपन से बढ़ने लगे, एक ही बार में 5 सेंटीमीटर लंबे हो गए, गू मास्टर के बांजों में घुस गए और उसकी खाल चीर दी।
उसका बांजों से खून बहने लगा और खून जल्दी से गहरा बैंगनी हो गया। यह लव लाइफ सेपरेशन है? तीसरा गू मास्टर ये देखकर हद से ज्यादा हैरान था। बैंगनी जहर उसके चेहरे तक फैल चुका था। वो जानता था कि उसके पास कोई जहर का विरोध करने वाला गू वर्म नहीं है और वो जरूर मर जाएगा, इसलिए उसने अपने चेहरे पर दृढ़ निश्चय दिखाया, चिल्लाते हुए, तो चलो एक साथ मरते हैं। उसने अपना मुंह खोला और अपनी जीभ बाहर निकाली। उसकी जीभ पर एक अर्धचंद्रमा का टैटू था। यह मूनलाइट गू था। एक मूनब्लेड निकला और वांगडा के दाएं कंधे पर लगा, उस चीरते हुए उसकी पीठ से बाहर निकल गया। खून छिटक गया। वांगडा कराहा, उसका शरीर थोड़ा सा हिल गया, लेकिन गू मास्टर पहले ही मर चुका था। बस जिंदगी की एक हल्की सी निशानी बाकी थी। सही कहा, यह लव लाइफ सेपरेशन है। वांगडा पेट की डाली पर खड़ा हुआ, धीरे धीरे उठते हुए, एक कड़वी मुस्कान दिखाई। लव लाइफ सेपरेशन, रैंक 2 गू वॉर्म्स में सबसे खतरनाक जहर। इसे रिफाइन करने के लिए रैंक 1 लाइफ ब्रेथ ग्रास, विधवा मकड़ी, लाल सुई वाला बिच्छू और एक प्रेमी का दिल चाहिए। इस गू वर्म को रिफाइन करने के लिए वांगडा ने अपनी पत्नी को मारा जो उससे बेहद प्यार करती थी, और उसका दिल निकाल लिया। ये सब जीने के लिए है। मैं सिर्फ ताकत ही चुन सकता था। यही मेरे डिमोनिक पथ का अंजाम है। वांगडा की आंख लाल थीं जब वो पास के नौजवान को घूर रहा था। मैंने प्यार छोड़ दिया और सिर्फ रिश्ते ही बचे थे, लेकिन तुमने वो भी मुझसे छीन लिए। फैंग युआन, वो धीरे से गुर्राया, मैं चाहता हूं कि तुम अपने किए पर बेहद पछताओ। चैप्टर 76, तुम्हें अफसोस है? मार। वांगडा गुर्राया, गुस्से से पेट की डाली से हवा में उछाल पड़ा। जैसे ही वो अपने जानलेवा दुश्मन के पास पहुंचने वाला था, 3 मूनब्लेड्स अचानक कहीं से निकले और उस बीच रास्ते में रोक दिया। यहां चौथा गू मास्टर कैसे? वांगडा का दिल डूब गया। उसने हवा में ही अपने शरीर को जोर से घुमाया, 2 मूनब्लेड से बाल बाल बचते हुए। बाकी बचा एक, जिससे वो अब नहीं बच सकता था, उसके बाएं पैर पर जा लगा। बैंग! वांगडा जमीन पर जा गिरा। उसने अपना सर झुककर अपने बाएं पैर को देखा। एक घाव था, गहरा और लंबा, खून पहले ही हर तरफ टपक रहा था। कमीन! वांगडा ने अपने दांत पीसे, दिल में सोचते हुए, शैडो फॉलो गू। तुरंत वो अंधेरे की एक परछाई में बदल गया और उसकी रफ्तार तेजी से बढ़ गई, बिना आवाज किए पीछे की तरफ बढ़ने लगा। इसी पैल एक गू वर्म कहीं से उड़ता हुआ आया और साथ ही एक बूढ़ी और थकी हुई आवाज गूंजी। फ्लैश ब्लिंक गू, फैट जा। गू वर्म आदेश पर फट गया और एक चौंधिया देने वाली सफेद रोशनी में बदल गया। सफेद रोशनी से बचना नामुमकिन था, अचानक प्रकट हुई और पूरे अंधेरे जंगल को रोशन कर दिया। आह! वांगडा चीखा। उसका शरीर जो परछाइयों में बदल गया था, तेज रोशनी में कहीं छिप नहीं सका और वापस इंसानी रूप में आ गया। भले हाई फ्लैश ब्लिंक गू सिर्फ रैंक 1 का था और एक कंज्यूमेबल टाइप का भी, यह वांगडा के शैडो फॉलोअर गू का पूरा तोड़ था। एक बार जब अंधेरा रोशनी से दूर हो गया, तो रैंक 2 शैडो फॉलोअर गू को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले 3 घंटे आराम करने की जरूरत थी। प्रकृति में सभी जीव बराबर हैं, एक दूसरे का तोड़ है। भले हाई शैडो फॉलोअर गू में छिपने की बहुत मजबूत क्षमता थी, उसकी एक बड़ी कमजोरी भी थी। जब उसका तोड़ मिल गया, वांगडा का दिल घाटी के तले तक डूब गया। ये चौथा गू मास्टर ज्यादा अनुभवी था। न सिर्फ वो जानता था कि कौन सा गू इस्तेमाल करना है, उसने खुद को भी अच्छे से छिपा रखा था, एक असली दुश्मन। इससे भी जरूरी बात, वांगडा ऐप शैडो फॉलोअर गू का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मेन गू यूसू हूं, लड़के, अगर तुम अभी हार मान लो, तो मेरा क्लैन शायद तुम्हारी जान बख्श दे। एक सफेद बालों और चांदी जैसी दाढ़ी वाला रैंक 2 गू मास्टर वांगडा की नजरों के सामने प्रकट हुआ। मुझे बख्श दो, HMPH, पहले मैं तुम्हें मारूंगा। वांगडा जानता था कि अगर ये मामला लंबा खींचा, तो और गू मास्टर्स उससे निपटने के लिए आ जाएंगे। यूसिस चौथे गू मास्टर को जल्द से जल्द मारना होगा। मेरी प्राइमेवल एसेंस सिर्फ 20% बची है, चाहे बदला हो या अपनी जान बचाना, मुझे पहले इस दखल देने वाले बूढ़े को मारना होगा। वांगडा ने अपनी हिम्मत जुटाई और गुयूसू की तरफ उछाल पड़ा। गुयूसू ने नाक से जोर से सांस छोड़ी। उसके पूरे शरीर के, चाहे बाल हों या रोम, पागलपन से बढ़ने लगे और आपस में उलझ गए। पलक झपकते हा एक कांटेदार डिजाइन वाली बर्फीली सफेद युद्ध कवच बना लिया। ये बदलाव देखकर वांगडा का चेहरा बदल गया। अनुभवी गू मास्टर एक से ही पॉक्यूपाइन जैसा लग रहा था, जिससे वांगडा को समझ नहीं आ रहा था कि हमला कैसे करे। उसका रैंक 2 का मजबूत जहर गू लव लाइफ सेपरेशन, भले ही जहर बेहद मजबूत और घातक था, उसमें ज्यादा हमला करने की क्षमता नहीं थी,
सिर्फ छुपकर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। वैंग डा के पास सिर्फ लव लाइफ सेपरेशन और शेडो फॉलोअर गू थे। अगर उसके पास कोई रक्षात्मक गू वर्म होता तो वो मूनब्लेड से बच जाता। HMPH, अगर मैं तुमसे नहीं निपट सकता तो पहले फैंग युआन को मारूंगा। वैंग डा बेवकूफ नहीं था। 3 साल की जिंदगी ने यूस चालाक और बेरहम बना दिया था। वो तेजी से हिला, गू यूसू को घेरकर अपने परिवार के कातिल पर हमला कर दिया। सपने में भी मत सोचना। गू यूसू ने अपनी प्राइमेवल एसेंस एक्टिवेट की और उसके शरीर के कांटे तुरंत दो तेज सुई बांध कर निकल गए, घूमते हुए 5 से 6 मीटर दूर वैंग डा की तरफ उड़े। वैंग डा का शरीर हिला, बाल बाल 2 बर्फीली सफेद सुई से बचते हुए। उसके हाथों पर उसके 10 नाखून आधे हाथ जितने लंबे, बैंगनी और काले धुंधला जहर उनके चारों तरफ घूम रहा था। मार। वैंग डा लड़ाई से पागल हो चुका था। मनहूस हंसी हंसते हुए अपने निशाने की तरफ बढ़ा। उसकी ऊँग में फैंग युआन का चेहरा हैरत और घबराहट से भरा हुआ था। कत्ल करने की इच्छा ने वैंग डा के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। वो लगभग खुद को फैंग युआन की खाल को चीरते हुए और उसकी गुस्से से भरी आखिरी सांस सुन सकता था। तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। ये देखकर कि वो कामयाब होने ही वाला है, एक और शख्स प्रकट हुआ, वैंग डा का रास्ता रोकते हुए। 5वां गू मास्टर पास से दौड़कर आया। ये सच में लव लाइफ सेपरेशन है? ये आधे उम्र का आदमी वैंग डा के पागलपन और खौफनाक रवैये से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। रॉक स्किन गू। आधे उम्र के आदमी ने अपनी प्राइमेवल एसेंस एक्टिवेट की। लाल स्टील प्राइमेवल एसेंस धुएं की तरह निकला। उसके नंगे हाथ तुरंत पीले से भौर सफेद रंग के हो गए। साथ ही उसके दोनों हाथ गुब्बारों की तरह फूल गए, एक बड़ा और मोटा पत्थर का हाथ बन गया। जैसे ही दोनों तरफ के लोग पास आए, वैंग डा का चेहरा और भी बिगड़ा और पागलपन भरा हो गया। आधे उम्र के गू मास्टर का चेहरा गंभीर था जब उसने वैंग डा को पकड़ने के लिए दोनों हाथ बढ़ाए। इस स्पीड से मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? वैंग डा ने एक मजाक उड़ाने वाला चेहरा बनाया। आधे उम्र के आदमी के हाथ पैर एक मोती पत्थर की खाल से ढके हुए यहां तक कि वैंग डा के नाखून भी नहीं घुस सकते थे। लेकिन हाथ सच में बहुत भारी और धीमे थे। वैंग डा को लगा कि वो उनसे आसानी से बच सकता है। सच में? जेड विंड व्हील। आधे यूएमआर के गू मास्टर ने चिल्लाकर कहा, और अचानक जड़े रंग के चक्रवातों की एक जोड़ी उसके पत्थर के हाथ के चारों तरफ आर्मबैंड की तरह घूमने लगी। पत्थर के हाथ की रफ्तार तुरंत बढ़ गई। ये कैसे हो सकता है? वैंग डा का चेहरा हैरान रह गया जब वो पत्थर के हाथ से टकराकर दूर जा गिरा। आधे यूएमआर का गू मास्टर लड़ाई में अनुभवी था। अगर उसने शुरू से हाईबी गू जेड विंड व्हील का इस्तेमाल किया होता तो वैंग डा शायद इतनी आसानी से नहीं गिरता। वैंग डा पत्थर के हाथ से उड़कर दूर जा गिरा, जमीन पर बुरी तरह से गिरा। जिस छाती पर चोट लगी थी वहां दर्द हो रहा था। फ्यूक। वो मुश्किल से उठा, लेकिन खून की उल्टी किए बिना नहीं रह सका। 5% प्राइमेवल एसेंस बची है, मैं मरने वाला हूं। उसने अपने अपचर को चेक किया, कड़वाहट से हंसते हुए। अपने पास फैंग युआन को देखकर उसके चेहरे पर पागलपन भरा निश्चय आ गया, अगर मैं मरूंगा भी तो तू मेरे साथ चलेगा। आहा। उसने अपनी चोटों को नजरअंदाज किया और दौड़ पड़ा। रो को यूज। आधे यूएमआर का गू मास्टर एक शुद्ध क्लोज रेंज फाइटर था जिसके पास कोई दूर का गू नहीं था। एक पाल में वो कुछ नहीं कर सका। बूढ़ा गू मास्टर पहले ही पहुंच चुका था। उसके शरीर के सफेद बाल उंगली के साइज के स्पाइरल्स में बदल गए जब वो चुस्त सांपों की तरह उड़े, 5 से 6 मीटर तक फैल गए और पीछे से पहुंचकर वैंग डा के शरीर में घुस गए। लेकिन वैंग डा ने परवाह नहीं की, परवाह किए बिना दौड़ता रहा। मार। वो जोर से चिल्लाया। उसके 10 नाखून पहले 50 सेंटीमीटर लंबे हो चुके थे। आधे यूएमआर का गू मास्टर पीछे भागा और ये नजारा देखकर उसका चेहरा बदल गया क्योंकि वो इसे अब और नहीं रोक सकता था। ये देखकर कि वैंग डा अपने मकसद में कामयाब होने ही वाला है, दूसरी तरफ से एक चमकदार नीले जड़े की रोशनी निकली। जेड स्किन गू। मौत और जिंदगी के दबाव में फैंग जंग जोर से चिल्लाया। तुरंत उसकी खाल पर जड़े स्किन की एक मजबूत परत चढ़ गई। वैंग डा की उंगलियां चाकू की धार जैसी थीं, अस पर वार कर रही थीं। भले हाई लव लाइफ सेपरेशन में ज्यादा हमला करने की शक्ति नहीं थी, जेड स्किन गू सिर्फ रैंक 1 का गू वर्म था और उसके नाखूनों को नहीं रोक सकता था। हाओ। बूढ़े गू मास्टर ने फैंग झेंग को मरते देख पागलपन से चिल्लाया और उसकी ईंट फैल गईं। और भी ज्यादा बर्फीली सफेद सुइयां निकली और वैंग डा के शरीर में घुस गईं। उसके बाद सुइयां सांपों की तरह काम करने लगी, पहले उसकी पीठ से उसकी छाती तक घुसीं, फिर उसकी गर्दन, उसके हाथ और उसके पैरों के चारों तरफ घूमने लगी। उबलता हुआ खून वैंग डा के शरीर से बहने लगा, तुरंत सफेद बालों को लाल रंग दिया।
उसका पूरा शरीर सफेद बालों से ढक गया था, बिल्कुल यूएस जंगली सुअर की तरह जो हरे बांस के कांटों के जाल में फंस गया हो, उसकी रफ्तार को रोकते हुए और हिलने में असमर्थ होते हुए। एक तेज चक्कर का एहसास उस पर हावी हो गया। वैंग दा दुख से हंसा, वो जानता था कि मौत नजदीक है। कितना अधूरा। उसकी नजर धुंधली हो गई, और उसके मरने के पाल में उसकी जिंदगी की सबसे जिंदा याद फिर से सामने आ गई। उसने अनजाने में अपनी पत्नी का नाम पुकारा, जैसे उसके हाथ का चाकू उसके शरीर में घुस रहा था। क्यून? उसकी पत्नी ने वैंगा को देखा, उसके खूबसूरत चेहरे पर उलझन और हैरानी थी, वैंगा की आंख में सख्ती से घूरते हुए। वैंगा की आंख लाल थीं, जब उसका शरीर कांप रहा था, उसके मुंह से एक शब्द जबरदस्ती निकलते हुए, सॉरी। उसकी पत्नी हल्का सा मुस्कुराई, उसकी मुस्कान प्यार से भरी थी। नफरत की एक बूंद भी नहीं थी। मैं समझती हूं, उसने कहा। वो अपना दाहिना हाथ बढ़ाना चाहती थी, मरने से पहले आखिरी बार वांगडा का चेहरा छूने के लिए। लेकिन बीच में ही उसका हाथ गिर गया। अपनी पत्नी को उसके दिल के लिए मारना और लव लाइफ सेपरेशन को रिफाइन करना। उसके बाद से उसके पास ताकत थी और वो डेमोनिक रास्ते पर चल पड़ा। तुम्हें अफसोस है? उस दिन से वो लगातार खुद से ये पूछता था। मुझे अफसोस है। उस इतना अफसोस था कि वो मर जाना चाहता था, इसलिए उसने कसम खाई थी कि उस अपने बाकी बचे परिवार के सदस्यों की रक्षा करनी है। लेकिन अगर मुझे शुरू से शुरू करने का मौका मिलता, वैनर, मैं फिर भी वही करता। भावुक आंसू वैंगडा की लाल आंखों से बहने लगे। फैंग जेंगयूज घूर रहा था, उसका शरीर जड़े की रोशनी से चमक रहा था। शुरू से आखिर तक वो गहरी उलझन और संदेह में था। एक अनजान गू मास्टर पागलपन से उसकी तरफ दौड़ा और उस टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। लेकिन फैंग जेंगयूज नहीं जानता था, गहरी मौत की आहट के नीचे फैंग जेंग एक इंच भी हिल नहीं सका। उसका दिमाग खाली था क्योंकि उसने अनजाने में हाई जेड स्किन गू को एक्टिवेट कर दिया था। वैंगडा के नाखून जेड स्किन को चीरकर 1 सेंटीमीटर अंदर घुस गए, लेकिन फिर हिले नहीं। वो मर गया। मरते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। खत्म हो गया। फैंग जेंगजो जोर से सांस लेने लगा, उसकी आंखों से फोकस चला गया था और वो कुछ खोखली लग रही थीं। फिर एक तेज चक्कर का एहसास उस पर हावी हो गया। प्लोप! वो भी जमीन पर गिर गया। लव लाइफ सेपरेशन, सबसे मजबूत रैंक 2 का जहर। भले ही उसने पूरी जड़े स्किन को नहीं चीरा, जहर पहले ही उसके शरीर में घुस चुका था। चैप्टर एंड।